नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज नेशनल और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। तो रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। तजिंदर बग्गा को राहत, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का आदेश 10 मई तक कोई कठोर कदम न उठाया जाए। फूलों से सजा बद्रीनाथ धाम, खुले कपाट, दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का लगा तांता। यूपी में अब तक उतारे गए 1 लाख से ज्यादा लाउड स्पीकर, सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा दोबारा ना लगने पाए। इस्तीफा नामंजूर होने के बाद आप में शामिल हुए जोत सिंह, हरीश रावत ने कही बड़ी बात। बैकुला जेल में रिहा होने के 3 दिन बाद भी अस्पताल में भर्ती नवनीत राणा मुलाकात करने पहुंचे देवेंद्र फडणवीस। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने शनिवार रात निर्देश दिया कि तेजिंदर पाल सिंह बग्गा के खिलाफ कोई दंडात्मक कदम न उठाया जाए। और इससे पहले दिल्ली बीजेपी के नेता ने मोहाली की एक अदालत द्वारा दिन में जारी गिरफ्तारी वारंट पर रोक लगाने की मांग को लेकर उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। न्यायमूर्ति अनूप चितकारा ने देर रात अत्यावश्यक आधार पर बग्गा की याचिका पर अपने आवास पर सुनवाई की। बग्गा के वकील चेतन मित्तल ने उच्च न्यायालय के आदेश पर कहा कि 10 मई तक कोई भी दंडात्मक कदम नहीं उठाया जाएगा। उन्होंने कहा कि अदालत ने गिरफ्तारी वारंट पर रोक लगा दी है। मित्तल ने बताया कि सुनवाई करीब 45 मिनट तक चली और इससे पहले दिन में न्यायिक दंडाधिकारी रावेतेश इंद्रजीत सिंह की अदालत ने पिछले महीने दर्ज एक मामले में बग्गा के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। पंजाब पुलिस ने भड़काऊ बयान देने, दुश्मनी को बढ़ावा देने और आपराधिक धमकी देने के आरोप में तेजिंदर पाल सिंह बग्गा के खिलाफ मामला दर्ज किया था। मोहाली निवासी आम आदमी पार्टी के नेता सनी अहुलवालिया की शिकायत पर यह मामला दर्ज किया गया है। और इस सबके बीच राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष इकबाल सिंह लालपुरा का कहना है कि बीजेपी नेता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा को दिल्ली से गिरफ्तार करते समय पुलिस ने पगड़ी तक नहीं बांधने दी और उनके पिता के साथ मारपीट भी की। इस मामले को लेकर उन्होंने पंजाब के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर 7 दिनों के अंदर रिपोर्ट भी मांगी है। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा जारी है और इस बीच आज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में बद्रीनाथ धाम के कपाट खुल गए। ग्रीष्मकाल के लिए बद्रीनाथ मंदिर के कपाट आज सुबह 6:15 बजे खोल दिए गए। इस अवसर पर भारी संख्या में श्रद्धालु बद्री विशाल के दर्शन के लिए पहुंचे थे। बद्रीनाथ धाम को फूलों से भव्य तरीके से सजाया गया। अगले 6 महीने तक श्रद्धालु मंदिर में भगवान बद्रीनाथ के दर्शन कर सकेंगे। आज सुबह बद्रीनाथ मंदिर के कपाट जैसे ही खुले, जय बद्रीनाथ के जयघोष से मंदिर गुंजायमान हो गया। मंत्रोच्चारण से चारों तरफ का वातावरण भक्तिमय हो गया। और इससे पहले पांडुकेश्वर से तेल कलश यात्रा के साथ भगवान बद्री विशाल के प्रतिनिधि उद्धव जी और देवताओं के खजांची कुबेर जी की डोली बद्रीनाथ धाम पहुंची थी। जोशी मठ में पूजा अर्चना के बाद श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के खजांची भूपेंद्र रावत के नेतृत्व में भगवान बद्री विशाल का खजाना शुक्रवार देर शाम बद्री धाम पहुंचा था। परंपरा के अनुसार खजाने के साथ भगवान नारायण के वाहन गरुड़ जी की मूर्ति भी खजाने के साथ बद्रीनाथ पहुंची। 8 मई को मंदिर के कपाट खुलने से भगवान के खजाने की पूजा अर्चना की गई और फिर आज ब्रह्म मुहूर्त में बद्रीनाथ धाम के कपाट खोल दिए गए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दावा किया है कि राज्य में अब तक 1 लाख से अधिक लाउड स्पीकर उतारे गए हैं और अधिकारियों को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है कि उतारे गए लाउड स्पीकर दोबारा न लगने पाए। शनिवार शाम झांसी पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनप्रतिनिधियों से चर्चा करने के साथ ही विकास कार्यों की मंडलीय समीक्षा की और यह दावा किया कि प्रदेश में अब तक 1 लाख से अधिक लाउड स्पीकर उतारे गए हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि उतारे गए लाउड स्पीकर दोबारा न लगने पाए। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि धार्मिक आयोजन धार्मिक स्थलों के परिसर के भीतर ही सीमित होना चाहिए। किसी भी पर्व त्योहारों का आयोजन सड़क पर नहीं किया जाना चाहिए और आयोजनों से सामान्य नागरिकों के आवागमन में कोई भी असुविधा नहीं होनी चाहिए। प्रदेश में धार्मिक स्थलों पर लगाए गए अवैध लाउड स्पीकर को हटाने और अन्य लाउड स्पीकर की आवाज को तय सीमा तक सीमित करने का अभियान पिछली 25 अप्रैल को शुरू किया गया था और 1 मई तक चला। अपर पुलिस महानिदेशालय प्रशांत कुमार ने कहा कि लखनऊ में अवैध रूप से लगाए गए लाउड स्पीकर सभी धार्मिक स्थलों से बिना किसी भेदभाव के हटाए जा रहे हैं और ऐसे सभी लाउड स्पीकर को अवैध की श्रेणी में रखा गया है जिन्हें लगाने के प्रशासन से जिनको लिए इजाजत नहीं ली गई थी। कुमार ने यह भी कहा था कि लाउड स्पीकर के सिलसिले में हो रही कार्रवाई के दौरान हाई कोर्ट के आदेशों को भी ध्यान में रखा जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी ने झांसी में मंडलीय समीक्षा के अलावा विकास खंड बबीना में
जाकर पेयजल योजना की जमीनी हकीकत जानी। उन्होंने अधिकारियों को हिदायत दी कि विकास योजनाओं को समय से पूरा किया जाए और लोगों की जो शिकायतें हैं उन्हें जल्द ही दूर किया जाए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ज्योत सिंह बिष्ट ने उत्तराखंड कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत सीधे तौर पर उनके इस्तीफे को नामंजूर करते हुए नजर आ रहे हैं। हरीश रावत ने कहा कि ज्योत सिंह बिष्ट एक मूर्धन सामाजिक व राजनीतिक कार्यकर्ता है। उन्होंने जो उद्वेग व्यक्त किया है हम उसको जरूर समझेंगे और उनकी भावना के अनुरूप आवश्यक सुधार भी किया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि मैं उम्र में शायद उनसे बड़ा नहीं हूं, हम उम्र में अगल बगल होंगे, मगर उन्होंने हमेशा मुझे आदर दिया है। उन्होंने जो त्याग पत्र देने जैसी बातें कही हैं उसको मैं पूरी तरह से नामंजूर कर रहा हूं और ज्योत सिंह से आग्रह करना चाहता हूं कि उन्होंने मुझको यह अधिकार दिया है कि मैं उनकी कही हुई बात को अस्वीकार और स्वीकार कर सकूं, तो हम उनको पूरी तरह से अस्वीकार कर रहे हैं और वो अपने त्याग पत्र संबंधी ट्वीट को वापस लें। हालांकि हरीश रावत भले ही उनके इस्तीफे को नामंजूर कर रहे हों, लेकिन ज्योत सिंह बिष्ट ने अपने बेटे के साथ कल आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बाली ने फेसबुक पर पोस्ट साझा करते हुए लिखा कि पिछले 40 वर्षों से कांग्रेस संगठन में महत्वपूर्ण पदों पर रहे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं 2022 विधानसभा चुनाव में धनौल्टी विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी रहे ज्योत सिंह बिष्ट का आम आदमी पार्टी परिवार में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। संगठन को लेकर आपकी गहरी समझ और जनता के बीच आपकी मजबूत पैठ से निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी को मजबूती मिलने जा रही है। बायकुला जेल से रिहा होने के बाद निर्दलीय सांसद नवनीत राणा अभी मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती हैं। रविवार दोपहर तक उनके डिस्चार्ज होने की संभावना जताई गई। इससे पहले शनिवार को महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस राणा के हालचाल जानने पहुंचे। उनके साथ महाराष्ट्र भाजपा के विधायक आशीष शेलार भी मौजूद रहे। दोनों ही नेताओं ने अमरावती से सांसद नवनीत राणा से कुछ देर बातचीत भी की और इस दौरान नवनीत के पति विधायक रवि राणा भी साथ रहे। बताया गया है कि नवनीत राणा को आर्थराइटिस और जैसी अन्य समस्याओं की वजह से अस्पताल में भर्ती किया गया है। महाराष्ट्र पुलिस ने नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा को मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के आवास मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने के ऐलान को लेकर 23 अप्रैल को गिरफ्तार किया था। राणा दंपति पर आईपीसी की धारा 15A-353 के साथ बॉम्बे पुलिस एक्ट की धारा 135 के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी। उन पर सबसे बड़ी धारा 12 यानी कि 124A यानी कि राजद्रोह की धारा लगाई गई। हालांकि स्पेशल कोर्ट ने उन्हें सशर्त जमानत दी है, जिसके बाद से ही अमरावती सांसद अस्पताल में भर्ती हैं। विधायक रवि राणा ने गुरुवार को आरोप लगाया था कि जेल अधिकारियों ने उनकी पत्नी और अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा पर उस समय ध्यान नहीं दिया जब उन्होंने स्वास्थ्य संबंधी शिकायतों को उनके सामने रखा था। गौरतलब है कि दंपति की रिहाई के बाद नवनीत को उपनगरी बांद्रा के लीलावती अस्पताल ले जाया गया। वार्ड के अंदर का एक वीडियो क्लिप भी वायरल हुआ जिसमें नवनीत को अस्पताल के बिस्तर पर लेटे और उनके पति उन्हें सांत्वना देते हुए दिखाया गया था। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। तजिंदर बग्गा को राहत, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का आदेश 10 मई तक कोई कठोर कदम न उठाया जाए। फूलों से सजा बद्रीनाथ धाम, खुले कपाट, दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का लगा तांता। यूपी में अब तक उतारे गए 1 लाख से ज्यादा लाउड स्पीकर, सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा दोबारा ना लगने पाए। इस्तीफा नामंजूर होने के बाद आप में शामिल हुए ज्योत सिंह, हरीश रावत ने कही बड़ी बात। बायकुला जेल में रिहा होने के 3 दिन बाद भी अस्पताल में भर्ती नवनीत राणा मुलाकात करने पहुंचे देवेंद्र फडणवीस। कामयाबी की असली पहचान तभी होती है जब उसकी बुनियाद मजबूत हो, क्योंकि जिन्हें खुद पर भरोसा हो उनकी ताकत कभी कम नहीं होती है। इसलिए भरोसा करिए सिर्फ विकी पावर प्लस टीएमटी बात पर। अब घर बनेगा स्ट्रॉन्ग, चलेगा लाइफ लॉन्ग। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। बंगाल की खाड़ी के ऊपर गहरे दबाव का क्षेत्र बना हुआ है जो चक्रवात आसानी में बदल सकता है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि यह चक्रवात आज शाम तक अपना असर दिखाएगा। इसके उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने और 24 घंटे के अंदर पूर्व मध्य में भीषण चक्रवाती तूफान में बदलने की संभावना है। भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार 10 मई तक यह उत्तरी आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तटों पर पहुंच सकता है।
वैज्ञानिकों ने बताया कि पोर्ट ब्लेयर से लगभग 300 किलोमीटर पश्चिम दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर गहरा दबाव क्षेत्र बना है। शनिवार को मौसम विभाग ने कहा था कि चक्रवात आसानी से उड़ीसा या आंध्र प्रदेश में दस्तक नहीं देगा, बल्कि तट के समानांतर आगे बढ़ेगा। अब मौसम विभाग की ओर से नया अपडेट जारी किया गया है। कहा गया है कि बंगाल की खाड़ी में उड़ने वाला चक्रवाती तूफान मंगलवार शाम को उत्तर पश्चिमी की ओर से आंध्र प्रदेश और दक्षिण ओडिशा के तटों की ओर बढ़ेगा। इसके बाद यह उत्तर की ओर मुड़ेगा और बंगाल की खाड़ी के उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ेगा। भारतीय मौसम विभाग के ओर से मछुआरों को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। कहा गया है कि 10 मई तक वे पश्चिमी बंगाल और ओडिशा के तटों तक ना जाएं। ओडिशा तट के पास समुद्र की स्थिति 9 मई व 10 मई को खराब रहेगी और इस दौरान 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा भी चलेगी। अप्रैल और मई की शुरुआती दिनों में ही पड़ रही भीषण गर्मी के तेवर और तल्ख होने वाले हैं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने अगले 3 दिन तक गर्म हवा चलने की चेतावनी जारी की है। ऐसे में दोपहर 12 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक धूप का असर तेज रहने की पूरी संभावना है। अधिकतम तापमान पिछले 2 दिनों से 39 डिग्री और न्यूनतम तापमान 24.6 डिग्री पर बना हुआ है। आने वाले दिनों में अधिकतम तापमान के 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जाने की पूरी संभावना है। स्थानीय चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के मौसम विशेषज्ञ डॉक्टर एस.एन. पांडे के अनुसार बंगाल की खाड़ी में एक बड़े चक्रवात के बनने की प्रक्रिया जारी है, जिसका असर देश के पूर्वी राज्यों पर भी पड़ेगा। इसमें यूपी के पूर्वी जिले भी आ सकते हैं, लेकिन प्रदेश के मध्य क्षेत्र कानपुर बुंदेलखंड में कड़ी धूप रहेगी, जिससे लोगों को काफी परेशानी भी हो सकती है। उदयपुर में चिंतन शिविर से पहले कांग्रेस का एक वर्ग राहुल गांधी की अध्यक्ष के रूप में वापसी के लिए माहौल तैयार करने में जुटा है और उनका तर्क है कि 137 साल पुरानी पार्टी पिछले दशक में केवल 2018 में अच्छा प्रदर्शन उन्होंने किया था, जिस साल राहुल गांधी ने अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था। गौरतलब है कि 2018 में कांग्रेस ने राहुल गांधी के पार्टी अध्यक्ष रहते राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज की थी और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल किया था। हालांकि मध्य प्रदेश में 15 महीने सरकार चलाने के बावजूद कांग्रेस पार्टी में टूट की वजह से भाजपा फिर सत्ता में वापस आ गई। कांग्रेस के जो नेता अध्यक्ष के रूप में राहुल गांधी की वापसी चाहते हैं, उनका तर्क है कि 2018 वह एक साल था जब पार्टी ने 3 राज्यों के चुनाव जीते। उनके मुताबिक इस साल अच्छे निर्णय लिए गए और जल्दी से उनका क्रियान्वित हुआ और पार्टी ने मोदी शाह के नेतृत्व वाली भाजपा को चुनौती देने के लिए अच्छी तरह से काम करना शुरू कर दिया। हालांकि नेताओं के तर्क से हर कोई आश्वस्त नहीं है, लेकिन राहुल गांधी के विश्वास पात्र इन नेताओं का कहना है कि फिर से 2018 वाली टीम बनाने के लिए उनके तर्क को चुनौती देना कठिन है और वे पार्टी में होने वाले आंतरिक चुनाव से पहले विभिन्न प्लेटफॉर्म पर इस विषय को भी उठा रहे हैं। यात्रियों की सुविधा के लिए दिल्ली मेट्रो की सेवाओं में लगातार बढ़ोतरी की जा रही है। दिल्ली की किसी भी दिशा में बेहतर कनेक्टिविटी के लिए काम कर रही मेट्रो अब जल्द ही ब्लू लाइन से मैजेंटा लाइन को जोड़ने जा रही है और इसके लिए ब्लू लाइन पर स्थित आरके आश्रम मेट्रो स्टेशन को इंटरचेंज स्टेशन बनाया जाएगा। इस स्टेशन पर इंटरचेंज के बाद लोग सीधे मैजेंटा लाइन पर मौजूद स्टेशनों तक जा सकेंगे। वहीं अब दिल्ली के सबसे व्यस्त बाजार सदर बाजार में मेट्रो से जाना भी बेहद आसान हो जाएगा। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार दिल्ली मेट्रो ब्लू लाइन पर मौजूद रामकृष्ण आश्रम मार्ग मेट्रो स्टेशन को इंटरचेंज स्टेशन बनाया जा रहा है। इस स्टेशन के अंदर पहुंचकर और फिर नीचे उतरकर लोग मैजेंटा लाइन पर सफर कर सकेंगे। इंटरचेंज के बन जाने के बाद मेट्रो स्टेशन पर मध्य रात्रि से उत्तरी दिल्ली तक जाने के लिए इस छोटे रूट का इस्तेमाल किया जा सकता है। इस रूट पर यात्रा के दौरान समय भी कम लगेगा और आरके आश्रम से इंटरचेंज के बाद मैजेंटा लाइन के माध्यम से कई इलाकों तक सफर करना अब आसान हो जाएगा। रूस ने पश्चिमी देशों को सख्त चेतावनी देते हुए अपनी बहुचर्चित थर्मोन्यूक्लियर मिसाइलों को रेड स्क्वायर पर घुमाकर प्रदर्शित किया है और इसे राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का पश्चिमी देशों को कड़ा संकेत माना जा रहा है। रूस में विजय दिवस परेड की तैयारी चल रही है तो यूक्रेन में उसकी सेना के ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि RS-24 मिसाइल एक साथ 10 आयुध ले जाने में सक्षम है। 49.6 टन वाला यह अंतर महाद्वीप आयुध 24,500 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 12,000 किलोमीटर दूरी तक हमला भी कर सकता है। सोमवार को होने वाले सालाना उत्सव के लिए रूस के पुरुष और महिला सैनिक ने रूसी ध्वज लेकर क्रेमलिन में मार्च निकाला। शनिवार को परेड के पूर्वाभ्यास के दौरान 16 पहियों वाले वाहन पर निकाली गई
थर्मोन्यूक्लियर मिसाइल का लोगों ने जमकर स्वागत किया। क्षमता को देखते हुए ये लंदन या न्यूयॉर्क को मिनटों में निशाना बना सकती है। पूर्वाभ्यास के दौरान सामूहिक विनाश के इस अस्त्र के साथ इस कदर एम मिसाइल भी निकाली गई। इस दौरान रूस के 8 MiG-29 लड़ाकू विमानों ने जेट आकार में उड़ान भी भरी। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। तजिंदर बग्गा को राहत। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का आदेश, 10 मई तक कोई कठोर कदम ना उठाया जाए। फूलों से सजा बद्रीनाथ धाम, खुले कपाट, दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का लगा तांता। यूपी में अब तक उतारे गए 1 लाख से ज्यादा लाउड स्पीकर। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा दोबारा ना लगने पाए। इस्तीफा नामंजूर होने के बाद आप में शामिल हुए ज्योत सिंह, हरीश रावत ने कही बड़ी बात। बैकुला जेल में रिहा होने के 3 दिन बाद भी अस्पताल में भर्ती नवनीत राणा मुलाकात करने पहुंचे देवेंद्र फडणवीस। न ऐश का न द्वेष का, यह दंगल है देश का। सुलगती समस्याओं के जुलसते सवालों का होगा दंगल देश का। प्रशासन के प्रश्नों को लेकर होगा दंगल देश का। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज, कानून और व्यवस्था के आज क्या है हालात। सोमवार से शुक्रवार रोज रात 8 बजे जलपा क्षत्रिय के साथ दंगल देश का। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। चीन की राजधानी बीजिंग में कोविड-19 के लिए बड़े पैमाने पर परीक्षण का नया दौर शुरू किया गया है और इसके लिए बस मार्ग तथा मेट्रो स्टेशनों को बंद कर दिया गया है। जबकि शंघाई में शून्य कोविड नीति की सख्ती का विरोध शुरू हो गया है। यहाँ प्रतियोगी परीक्षाएं भी रोक दी गई हैं। दरअसल चीनी प्रशासन बीजिंग में शंघाई जैसे कोरोना प्रसार नहीं चाहता है और इसलिए पहले से ही सख्ती कर रहा है। जबकि देश के आर्थिक राजधानी शंघाई के 2.5 करोड़ लोग भोजन और चिकित्सा देखभाल तथा आय खत्म होने के चलते विरोध प्रदर्शन पर उतारू हो गए। हालांकि कुछ लोगों को प्रकाश व हवा के लिए बाहर जाने की अनुमति दी गई है, लेकिन अधिकांश निवासियों का कहना है कि अभी भी वे अपना आवास छोड़ नहीं सकते। शंघाई में शनिवार को अधिकारियों ने छात्रों के लिए विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा को 1 माह के लिए स्थगित कर दिया है। दक्षिण कोरिया में पिछले 24 घंटे के दौरान 39,000 नए कोरोना मामले दर्ज हुए और इससे एक दिन पहले देश में 26,714 मामले मिले थे। इस तरह देश में संक्रमण की कुल संख्या बढ़कर 1.75 करोड़ हो गई है और देश में कोरोना इन दिनों एक बार फिर से गंभीर स्थिति में पहुंच रहा है। इस साल अगस्त में होने वाले राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए बीजेपी ने कमर कस ली है। सत्ताधारी बीजेपी के लिए यह चुनाव कोई खासा मुश्किलों वाला नहीं होगा। इसके बावजूद वह कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। इस बार संकेत मिल रहे हैं कि विपक्ष राष्ट्रपति पद के लिए एक संयुक्त उम्मीदवार खड़ा करेगा और इस बीच भाजपा ने अपने सहयोगियों से संपर्क करना भी शुरू कर दिया। इसी क्रम में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बिहार के सीएम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ 2 घंटे की बैठक की और दोनों नेताओं ने राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव सहित विभिन्न मुद्दों पर भी चर्चा की। नीतीश के साथ बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि वो अतीत प्रतिद्वंदी दल के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों का समर्थन करके चौंका चुके हैं। 2012 में नीतीश कुमार ने एनडीए का हिस्सा होने के बावजूद प्रणब मुखर्जी का समर्थन किया था। पिछले चुनाव में उन्होंने एनडीए के उम्मीदवार रामनाथ कोविंद का समर्थन किया था। हालांकि वे उस समय बिहार में महागठबंधन का हिस्सा थे। सूत्रों ने बताया कि धर्मेंद्र प्रधान को नीतीश कुमार से मिलने भेजने का फैसला भाजपा केंद्रीय नेतृत्व के विचार विमर्श के बाद लिया गया था। सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय मंत्री प्रधान और आंध्र प्रदेश और उड़ीसा सहित अन्य राज्यों का दौरा भी वो कर सकते हैं। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर द्वारा नीतीश कुमार के 15 साल के शासनकाल पर उठाए गए सवालों के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि यह मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि सब जानते हैं कि कितना काम हुआ। नीतीश ने कहा कि आप लोग हमसे ज्यादा बताएंगे क्या हुआ और क्या नहीं। हकीकत सबके सामने है। मुख्यमंत्री ने कहा कि महत्व है सत्य का, यह बताने की जरूरत नहीं कि क्या हुआ और कितना काम किया गया। हम लोग किसी की बात को यूं ही महत्व नहीं देते। दरअसल प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार को लालू पर आरोप लगाया था कि इनके शासनकाल में बिहार का विकास नहीं हुआ है। बिहार में जो 30 वर्ष पहले था वही आज भी है। इतना ही नहीं, किशोर ने कहा है कि नीतीश के साथ निश्चय योजना का क्रियान्वयन भी सही तरीके से नहीं किया गया, जिसका नतीजा सबके सामने है। बिहार किशोर ने 2015 के विधानसभा चुनाव के लिए सीएम नीतीश कुमार के अभियान को भी संभाला था और बाद में उन्हें बड़ी सफलता मिली। बाद में नीतीश कुमार ने उनको पुरस्कृत भी किया और मुख्यमंत्री के सलाहकार के रूप में कैबिनेट रैंक का पद भी नियुक्त किया गया।
बिहार सरकार राज्य की छवि बदलने के लिए लगातार काम कर रही है और इसके लिए राज्य में बड़ी कंपनियों से निवेश कराने की रणनीति भी अपनाई जा रही है। निवेशकों को आकर्षित करने के लिए 12 मई को दिल्ली में बिहार इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देश की नामी 700 बड़ी कंपनियों को बुलाया गया है। सरकार से सभी औद्योगिक क्षेत्रों में सिंगल विंडो सिस्टम तैयार कर एक सप्ताह के अंदर सभी जरूरी लाइसेंस देने की नीति भी अपनाई गई है। सरकार को अनुमान है कि इससे राज्य की छवि बदलेगी, राज्य में निवेश बढ़ेगा और रोजगार के अवसरों में बढ़ोतरी होगी। बिहार के उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि राज्य में लगातार निवेश आ रहा है। कोरोना महामारी के जिस काल में दुनिया भर में मंदी छाई हुई थी, उस काल में भी बिहार में 36,000 करोड़ रुपए का निवेश प्राप्त हुआ। अब इसी क्रम को आगे बढ़ाने के लिए इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया जा रहा है। सरकार इथेनॉल और टेक्सटाइल उत्पाद को विशेष तौर पर बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है और इससे राज्य में भारी मात्रा में रोजगार का सृजन होगा। उन्होंने कहा कि बिहार की श्रमिक शक्ति ने पूरी दुनिया में अपनी क्षमता को साबित किया है। सरकार की कोशिश है कि यह शक्ति अपने गृह राज्य के विकास के लिए भी उपयोग में आए। बिहार के युवाओं ने देश दुनिया के पटल पर अनेक औद्योगिक इकाइयों का निर्माण किया है जो अपने अपने क्षेत्रों में शीर्ष पर है। इन कंपनियों को भी बिहार में निवेश के लिए आमंत्रित किया जा रहा है। इथेनॉल के लिए आई 17 कंपनियों में से 12 को बिहार के लोगों द्वारा संचालित किया जा रहा है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और आम आदमी पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल के गुजरात दौरे के इस्तेमाल के लिए एयरक्राफ्ट को लेकर प्रदेश के नागरिक उड्डयन विभाग को 44.86 लाख रुपए का बिल अदा करना होगा। भगवंत मान और केजरीवाल ने 1 से 3 अप्रैल तक गुजरात वो दौरे पर थे और उन्होंने वहां दिसंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी के अभियान की वर्चुअल शुरुआत की थी। आपको बता दें कि 3 दिवसीय गुजरात दौरे के दौरान भगवंत मान और केजरीवाल साबरमती आश्रम समेत कई प्रमुख स्थानों पर गए। उन्होंने अहमदाबाद में एक रोड शो का आयोजन भी किया और जनता को संबोधित भी किया था। भटिंडा निवासी हरमिलाप सिंह ग्रेवाल, जो कि पहले आम आदमी पार्टी के सदस्य थे और टिकट न मिलने पर पार्टी छोड़कर संयुक्त समाज मोर्चा के उम्मीदवार के रूप में चुनाव में उतरे थे, उनकी ओर से आरटीआई के तहत भगवंत मान के गुजरात और हिमाचल प्रदेश के दौरे के खर्च का ब्यौरा मांगा गया था। नागरिक उड्डयन विभाग ने जानकारी दी है कि मुख्यमंत्री ने के 1 से 3 अप्रैल तक गुजरात दौरे के लिए किराए पर लिए गए एयरक्राफ्ट का 44,85,967 रुपए का बिल विभाग को प्राप्त हुआ है। हालांकि विभाग द्वारा जवाब में यह भी कहा गया कि 6 अप्रैल को मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश की यात्रा सरकारी हेलीकॉप्टर के जरिए की गई थी, जिसे सरकारी यात्रा में दर्ज किया गया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज नेशनल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। तजिंदर बग्गा को राहत, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का आदेश 10 मई तक कोई कठोर कदम न उठाया जाए। फूलों से सजा बद्रीनाथ धाम, खुले कपाट, दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का लगा तांता। यूपी में अब तक उतारे गए 1 लाख से ज्यादा लाउड स्पीकर, सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा दोबारा ना लगने पाए। इस्तीफा नामंजूर होने के बाद आप में शामिल हुए ज्योत सिंह, हरीश रावत ने कही बड़ी बात। बैकुला जेल में रिहा होने के 3 दिन बाद भी अस्पताल में भर्ती नवनीत राणा मुलाकात करने पहुंचे देवेंद्र फडणवीस।